अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में हम लोग आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। हमारे नावल्स आप लोगों को कहीं पे भी मिलें तो बराए मेहरबानी हमें ज़रूर बताइएगा। धड़कनों का रक़्स धड़कनों के संग-संग ये कहानी रक़्स बिस्मिल ने लिखी थी और हमारा चूँकि मैगज़ीन में ऑनगोइंग थी। अब इसको यहाँ पर हम आगे बढ़ाएँगे। उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द ही जो है ना इसकी नेक्स्ट जो एपिसोड है स्टार से हम वो पब्लिश करना शुरू करें। तो अभी के लिए तो आप लोग इस एपिसोड को देखिए, रीड कीजिए तो इंशाल्लाह जल्दी कोशिश करते हैं कि जो दरमियान में नावल शामिल किए गए हैं, जो शुरू किए गए हैं, उनको जल्द से जल्द नए सिरे से आप लोगों को तक पहुँचा दिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस नंबर 26 के साथ उसका पहले हिस्से के साथ हम लोग हाज़िर हैं। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि ये नावल चूँकि उसमें था लिखारी मैगज़ीन में था तो इस वज़ह से इसको थोड़ा-सा हमने दरमियान में से स्टार्ट किया। जिसको मेरी आवाज़ नहीं चाहिए वो इसको म्यूट कर दें फिर जैसे-जैसे स्लाइड्स चलती रहेंगी आप स्लाइड्स को ज़ूम इन और ज़ूम आउट करके रीड आउट कर सकते हैं। वीडियो को वहाँ पर पॉज़ करके आप उसको कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रज़िया बेगम तकब्बुराना तासुरात से भवें चढ़ाकर नाक की फनक फुलाकर खड़ी थी। तुम क्या समझती थी? अज़ीम मुझे इतने छोटे से झगड़े पर आसानी से तलाक दे देगा। ख्वाब देखती रहना। आफरीन ने लब भेजकर अपने बाप को कॉल मिलाई। कॉल मिल गई थी लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा था। वो हैरान परेशान सी फिर से कॉल मिलाने लगी। इन्हें कॉल करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो इस वक्त मेरे ससुर के कब्ज़े में है। रज़िया बेगम तन से होंठ सिकोड़ कर मुस्कुराई। क्या तुम्हें अब भी नहीं दे सकती कि तुम्हें यहाँ से निकालने की इजाज़त भी कुदरत डैड ने दी है? सो अब तो अज़ीम भी कुछ नहीं कर सकता। क्या बहरी हो? सुना नहीं? उठाओ अपना ये गंद कचरा और निकलो यहाँ से। तानिया नशारी ने हैरत ज़दा खड़ा देखकर उसके कपड़ों को पैर से उछाला, जो उड़ते हुए दूर जाकर गिरे। आफरीन खून के आंसू पीती रह गई। अपने गुस्से को अंदर दबाते हुए वो झुकी और अपनी चीज़ें समेटकर उल्टा सीधा अपने बैग में ठूंसने लगी। सिर्फ वही जानती थी कि किस तरह से अपने गुस्से पर काबू किए हुए है। दिल ही दिल में वो इस सारी बेइज्जती का बदला जल्द ही लेने का अहद कर चुकी थी। इससे पहले कि वो अपना सारा सामान समेट सकती, तानिया लशारी ने लॉन में रखी गंदे पानी की बाल्टी उठाकर पानी आफरीन पर फेंक दिया था। आफरीन जब तक समझ पाती, गंदा पानी उसे सर तपा भिगो चुका था। उसका चेहरा, बाल, कपड़े गंदे मैले पानी से आलूद हो चुके थे। वो गुस्से में कहर बरसाती नजरों से तानिया को घूरने लगी। तुम उसने बेबसी से मुठ्ठियां भींच ली। ओह! सॉरी, मैंने तो सिर्फ़ गंदा पानी फेंकना चाहा था। बीच में तुम आ गई। उसने डरने की अदाकारी करके हाथ ऊपर उठा लिए जबकि उसके चेहरे पर मक्काराना मुस्कुराहट थी। तुम ये सब इसलिए कर रही हो कि तुम्हारे पीठ पीछे सूरी ख़ानदान की ताकत है। लेकिन जब ये भी सोच लेना कि शहराम सूरी तुम्हें किसी वक़्त भी छोड़ सकता है। आफ़रीन ने तमस्खुराना अंदाज़ में उसकी मुस्कुराहट को देखकर कहा। तानिया लशारी की मुस्कुराहट सिमट गई। आँखों में पहले हैरत, फिर अंगारे से दिखने लगे थे। वो बेख्तियार चीखी, तुम जलती हो। तुम देख लेना मेरी शादी शहराम सूरी से ही होगी। वो जैसे पागल सी लग रही थी। आफरीन ने उसके अंदाज में फ़कत हल्के से तंज़िया मुस्कुराहट पास की थी। देख लेंगे तानिया जी। ये कहकर एक झटके से अपना सामान उठाया और बाहर निकल गई। पीछे तानिया नशारी पैर पटक कर रह गई थी, जबकि रज़िया बेगम की आंखों में नफ़रत ही नफ़रत थी। रात को अज़ीम लाशारी ने उसे कॉल की। बेटा, आप कहाँ हैं आप? उनकी आवाज़ में परेशानी के साथ फ़िक्रमंदी थी। डैड, मैं फ्लैट में हूँ। लेकिन बेटा आप क्यों चली आई हैं? क्या आप वाक़ई नहीं जानते कि मुझे निकाल दिया गया है? क्या? अज़ीम नशारी हैरत से अपनी जगह से उठ खड़े हुए।
इस रज़िया बेगम को तो मैं अच्छी तरह सबक सिखाता हूँ। मैं आपको लेने आ रहा हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है डैड प्लीज़। मेरा सबसे दूर रहना ही आपके हक और मेरे हक में बेहतर है। आफ़रीन ने बेबसी से कहकर पलकें झपक-झपक कर अपने आँसू रोकने की कोशिश की, लेकिन इसकी आवाज़ भरा सी गई थी जिस पर अज़ीम लाशारी सख्त दुखी और शर्मिंदा हुए थे। लेकिन बेटा, डैड प्लीज़, आंटी और तानिया को सूरी ख़ानदान सपोर्ट कर रहा है। मुझे यकीन है कि वो आपकी भी अब परवाह नहीं करेंगी। सबसे बड़ी बात कि दादा भी इनकी साइड ले रहे हैं। अगर मैं आपके कहने पर घर वापस आई तो मुझे फिर से धक्के देकर निकाला जाएगा। आफ़रीन ने इनको जैसे याद करवाया कि वो विक दादा अब्बू के आगे कुछ भी नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी हिफ़ाज़त करने में बिल्कुल नाकाम रहा हूँ मेरी बच्ची। मुझे माफ़ कर देना। अज़ीम साहब नमनाक लहजे में खुद को इल्ज़ाम देने लगे। परेशान ना हो डैड, ये सब आरज़ी है। मुझे यकीन है डैड सब कुछ वक़्त के साथ ठीक हो जाएगा। आफ़रीन ने इन्हें जैसे झूठी तसल्ली देकर खुद को मुतमईन किया। दूसरे दिन सुबह-सुबह आफ़रीन को ऑफ़िस की तरफ से अर्जेंट फ़ोन करके आने को कहा गया। वो जल्दी-जल्दी तैयार होकर ऑफ़िस को भागी थी। मैम, अगरचे साहिल की साथ वाली ज़मीन के प्लाट की मंज़ूरी मिल चुकी है, लेकिन अब हमारे पास वहाँ कारोबार शुरू करने के लिए लाइसेंस का मसला हो गया है। मैनेजर ने आफ़रीन को देखते हुए कहा तो जल्दी से मसला बयान किया। वो काफ़ी फ़िक्रमंद सा दिखाई दिया। तो क्या आप कुछ नहीं कर सकते? आफ़रीन ने ये सुनकर परेशानी से कहा और पेशानी को सहलाने लगी। एक परेशानी खत्म नहीं होती थी कि दूसरी मुँह खोले सामने खड़ी होती थी। वो काफ़ी थकन महसूस करने लगी थी। जी हाँ, मैंने कोशिश की थी लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो पहले पर राज़ी दिखाई दिए थे। मैनेजर ने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की, लेकिन अब उन्होंने अपना अचानक ही इरादा बदल दिया। बकौल इनके हमारी ज़मीन और हमारे साथ वाली ज़मीन पे तनाज़ा चल रहा है। कहीं आपकी किसी से दुश्मनी तो नहीं चल रही मैम? मैनेजर ने तजस्सुस से पूछा क्योंकि एक यही वजह हो सकती थी कि लाइसेंस देने से इनकार कर दिया गया, जबकि कल तक कागज़ी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी थी और आज आफ़रीन ने उलझकर अपने होंठ पूरी तरह काटे। उसे अब याद आया था कि कल शहराम ने उसे क्या धमकी दी थी। तो क्या ये शहराम का काम है? मैम, हमने इस ज़मीन के इस प्लाट पर 50 करोड़ खर्च किए हैं। अगर हमने अपना प्रोजेक्ट जल्द से जल्द शुरू नहीं किया तो हमारा सरमाया डूब जाएगा और हमारी कंपनी को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो आप और दीगर डायरेक्टर्स को जेल जाने का भी खतरा हो सकता है। मैनेजर ने उसे आगे पेश आने वाले खतरात से आगाह करना ज़रूरी जाना। उसे खुद अपने मुस्तकबिल की नाव डूबती हुई नज़र आ रही थी। परेशान ना हो, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूँढने की कोशिश करती हूँ। आफ़रीन ने हिचकिचाकर खुद को परेशान होने के बावजूद भी उसे तसल्ली दी। उसे तसल्ली देने के बाद वो सीधा ऑफ़िस आई और गुस्से से शहराम का नंबर डायल किया। लेकिन उसकी हैरत की इंतहा न रही जब उसे अपना नंबर ब्लॉक मिला। शहराम सूरी ने उसे ब्लॉक कर दिया था। वो तल्ख़ी से हँस दी और थकी-थकी सी कुर्सी पर बैठ गई। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रही थी। इस सब के पीछे शहराम का हाथ था। उसके पास अज़ीम लशारी से मदद माँगने के अलावा कोई चारा नहीं रहा था। जब अज़ीम लशारी ने उस मामले के बारे में दरियाफ़्त किया तो अज़ीम लशारी खुद हैरान रह गया। बेटा, आपने अब किसको नाराज़ कर दिया? यहाँ तक कि मैं भी इस बार आपकी मदद करने में नाकाम हो रहा हूँ। मुझे यकीन है ये फ़रीद लाशारी का काम बिल्कुल नहीं है। पता नहीं डैड, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं याद करने की कोशिश करती हूँ कि मैंने किसको ख़फ़ा किया है। आफ़रीन ने चकराते हुए सर के साथ कॉल ऑफ करके मोबाइल रख दिया। वो अपने बाप को कहने की हिम्मत ना कर सकी कि कंपनी के सरमाया के मसले को हल करने में मदद करे। आखिर अज़ीम लशारी की कंपनी अकेले इनकी तो नहीं थी। दादा आधे सरमाए के मालिक थे। इनकी इजाज़त के बगैर अज़ीम लशारी एक धेला भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। दोपहर को बासित साहब ऑफिस आ गए। इन्हें आफ़रीन ने कॉल करके मसला बताया था। आफ़ी बेटा, ये 10 करोड़ हैं। उम्मीद है ये कंपनी के सरमाए के मसले को वक्ती तौर पर हल करने में मददगार साबित होंगे। बासित साहब ने ब्रीफकेस को टेबल पर आफ़रीन के आगे रखा। बासित अंकल, आफ़रीन इनकी दरियादिली पर नम हुई। हर दूसरा डायरेक्टर सवाए तनकीद करने के और कुछ नहीं कर रहा था। कोई भी इन्वेस्ट करने के लिए आमादा नज़र नहीं आ रहा था। हर एक ने अपना ही दिफ़ा किया था, सवाए बासत अंकल के। उसने बमुश्किल खुद को रोने से रोका। बेटा, आपकी मॉम ने इस कंपनी की बुनियाद बहुत मेहनत से रखी थी। मैं इसे यूं बंद होता हुआ नहीं देख सकता। बासित साहब ने एक लंबी गहरी सांस लेकर उदासी से कहा। बासित साहब आफरीन का सच चेहरा देखकर ही बता सकते थे कि वो किस कदर परेशान थे। वो काफ़ी थकी थकी सी लग रही थी। जिस परेशानी का आप सामना कर रही हैं, ये आपकी उम्र से बहुत ज़्यादा है बेटा। अगर आप सँभाल नहीं सकती, तो मेलबर्न वापस चली जाएँ। उन्होंने बेबसी से मशवरा दिया। वही थे जो आफरीन को वहाँ से लाने का सबब बने थे। अब जबकि आफरीन अपना सब कुछ छोड़ कर आई थी,
वो इनको वापस जाने का मशवरा दे रहे थे। लेकिन सोचने की बात ये थी कि यहाँ की तरह वहाँ भी तो उनके उसके दुश्मन ही थे। ठीक है, आफरीन ने गायब सा दिमागी से जवाब दिया था। इस वक्त सोच रही थी कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। दर हकीकत वो इस गुमान में थी कि इसका बाप इसके साथ ताल्लुक मजबूत होगा। बाप की सपोर्ट से वो यहाँ सेट हो जाएगी, लेकिन अफसोस के लाशारी खानदान मुकम्मल तौर पर सूरी खानदान के दबाव में था, जिस वजह से बाप का ताल्लुक भी खटाई में पड़ चुका था। अजीम लाशारी सिर्फ आफरीन की वजह से दोनों खानदानों के बीच में पिस रहे थे और अपनी ही बेटी की किसी भी किस्म की मदद करने से लाचार और बेबस नजर आ रहे थे। बेशक वो थक चुकी थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी थी। वो अगले चंद दिन लोगों से मिलने की कोशिश में मसरूफ रही, ताकि मुतल्लिका फरीकों ने उससे मिलने से इनकार कर दिया। जब वो प्रॉपर्टी ब्यूरो की ऑफिस से बाहर निकले तो उसे बाहर रेहाम सूरी मिल गया। रेहाम सूरी तो उसे देखकर ही दंग रह गया था। ये वो आफरीन यस्तानी तो नहीं थी जिसे वो कुछ अर्सा पहले मिला था। ऐसा लग रहा था कि वह पिछले कुछ दिनों से ठीक से सो नहीं पा रही। आप काफ़ी थकी हुई लग रही हैं आफरीन आफरीन यस्तानी। क्या आपको किसी परेशानी का सामना है? रेहाम सूरी ने मुस्कुराते हुए पूछा। आफरीन ने चौंक कर उसे देखा। इसे कैसे पता चला? वो शहराम से काफ़ी मुमासलत रखता था, जबकि इसका रवैया शहराम सूरी से काफ़ी मुख्तलिफ था। शहराम अपने ऊपर सख्त खोल चढ़ाए रखता था, देखने में काफ़ी सर्द मिजाज और बेरहम भी। इसके बरक्स रेहाम काफ़ी हंसमुख और शरीफ सा लगता था। इसके चेहरे पर शरीर की चमक हमावक्त रहती थी। हाँ, वो कंपनी के साथ एक मसला है। आफरीन ने हिचकिचाते हुए कमजोरी से अस्पात में सर हिलाया। रेहाम सूरी ने हैरत से अपना उठाया। मेरे यहाँ के कमिश्नर से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? उसने आफरीन के सर्द मायूस चेहरे को देखकर दोस्ताना ऑफर की, लेकिन वो डर के मारे खामोश रही। अगर शाहजहां को मालूम हो गया तो शायद तूफान आ जाए। वो उसे खामोश देखकर हल्के से मुस्कुराया। वैसे एक बात है, अगर मैं आपकी मदद करूँ तो आप भी कभी मेरी ज़रूरत पड़ने पर मुझ पर एक एहसान कर देना। डन? रेहान सूरी ने मुस्कुराते हुए उससे देखा। इसकी बात पर आफरीन ने खुद को ज़बरदस्ती मुस्कुराने पर मजबूर किया। रेहान साहब, मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं आपके एहसान का हक अदा कर सकूं। मैं तो वो चुप हो गई थी। ये तो डिपेंड करता है। ये देखते हुए कि आप मौत के दहाने पर भी अपना हौसला बरकरार रखने के काबिल हैं, या वैसे मुझे लगता है कि आप वादा कर रही हैं। रेहाम सूरी ने अचानक उसकी तरफ आंखें छोटी करके देखा और मुस्कुरा दिया। मैं समझ सकता हूँ कि आप इस वक्त कैसा महसूस करें मिस येस्तानी। हम दोनों की हालत एक जैसी है। सूरी खानदान के लोग पीठ पीछे मुझे भी एक नाजायज बेटा बुलाते हैं, जिसने खानदान की इज्जत को बर्बाद कर दिया है। ये सुनकर आफरीन चौंक कर दो कदम पीछे हुई। ये वो क्या सुन रही थी? रेहाम और नाजायज? उसके दिल में रेहाम के लिए तुरहम के जज्बात ने सर उठाया। आज से पहले वो रेहाम सूरी को शहराम की निस्बत से सख्त नापसंद करती थी, लेकिन आज उसे अपने ख्यालात पर शर्मिंदगी सी हुई। अब दोनों की हालत में किस कदर मुमासलत थी। रेहाम साहब, हमारी ज़िंदगी में हमारा कोई कसूर नहीं। हमने अपना पस मंज़र खुद सेलेक्ट नहीं किया। फिर बड़ी बात कि आपकी ज़िंदगी मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। आपके वालिदैन ने शादी की हुई है। आप अपने घर में रह रहे हैं, जबकि मेरा वजूद बस हवाओं के रहमो करम पर है। आफरीन का लहजा नम हो गया। उसने चेहरे का रुख मोड़कर अपनी पलकें झपक कर नमी को अंदर खींचने की कोशिश की। रेहाम सूरी ने नजरें चुरा ली। इसका मकसद आफरीन को उदास करना नहीं था, लेकिन गैर इरादी तौर पर वो ये काम कर चुका था। आप सही कहती हैं। इसके बावजूद लोग मेरा मवाजना शहराम भाई से करते हैं। रेहाम सूरी ने बेबसी से कंधे उचकाए। चले, मैं आपको कश्मीर कमिश्नर साहब से मिलवाता हूँ। उसने एकदम मौजू बदल दिया था। हम्म, थैंक यू रेहाम साहब। वो तशक्कुर से बोली थी। वो इसकी ये ऑफर नहीं ठुकरा सकती थी। कंपनी में 1000 से ज़्यादा मुलाजमीन थे। उसे उन सब का सोचना था। 3 दिन बाद शहराम सूरी बैरून मुल्क मीटिंग से वापस आ गया था। जैसे ही जहाज हवाई अड्डे पर उतरा, हादी ने उसे कंपनी की सूरत हाल से आगाह किया। शहराम खामोशी से भवें ताने सुनता रहा। गाड़ी में बैठने के बाद मीर हादी ने कहा, ऐसे कंपनी की ज़मीन को लाइसेंस मिल चुका है। उसकी बात पर उसकी पेशानी की सिवटें बढ़ गईं। उसने गुस्से से गले से टाई उतारते हुए पूछा, ये मेरा इलाका है। किसने इसकी मदद की? रेहाम सूरी ने। मीर हादी ने थूक निकलते हुए रिव्यू से उसके खतरनाक तासुरात दिखे। इसके जवाब पर शहराम सूरी की टाई का हाथ उतारते हाथ वहीं पर ही रुक गया। गाड़ी में खामोशी से छा गई थी। हादी को उसकी खौफनाक खामोशी से डर महसूस होने लगा जब उसने शहराम को होंठ भेजते सुर्ख पड़ते चेहरे को देखा। आखिर ये रेहाम क्या करने का इरादा रखता है?
उसने दाँत पीसते कहा। शायद रेहाम को असल बात पता लग गई थी कि उसके पीछे आपका हाथ है। मीर हादी ने हिचकिचाकर ख़याल आराई की। लगता है? फारूक बैठकर बौखला गया है। इसे अंदरूनी सिंध के ऑफिस भेज दो। वहाँ के प्रोजेक्ट से मैं मुतमईन नहीं हूँ। उसने सर्द लहजे में कहकर टाई खींचकर सीट पर फेंक दी। लेकिन हादी हिचकिचाया। अलीना मैम परेशान हो जाएंगी। तुम्हें इसके लिए फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। वो वैसे भी बहुत सी चीज़ों को लेकर परेशान रहती है। उसने डपट कर उसे घूरा। अगर आफरीन इस तासुरात में है कि इस तरह से वो अपना मसला हल कर लेगी तो ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी साबित होने वाली है। उसने बहुत कमज़ोर हाथों का सहारा लिया। बहुत कमज़ोर। उसकी आंखों का रंग गहरा हो गया था। हादी को लगा शहराम सूरी आफरीन से बदला लेने में हद से बढ़ रहा है, लेकिन वो मुलाजिम था, कुछ कह नहीं सकता था। जिस दिन वो कंपनी की ज़मीन पर तामीराती काम शुरू हुआ, आफरीन ने रेहाम को कॉल की। सबसे पहले तो मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रेहाम साहब। मैं ये एहसान शायद ही कभी उतार सकूं, लेकिन शुक्रिया के तौर पर आपको ट्रीट ज़रूर देना चाहूँगी। इट्स ओके, लेकिन अफसोस मैं आपकी दावत कबूल नहीं कर सकूँगा। रेहाम सूरी ने एक टफ कहा लगाया और उसके इनकार पर आफरीन ने हैरत से फ़ोन को देखा। मैं अभी अंदरूनी सिंध पहुंचा हूँ। शहराम भाई ने मुझे यहाँ एक प्रोजेक्ट को देखने के लिए भेजा है। उसने वजाहत से इनकार की वजह बताई। आफरीन ये सुनकर बुरी तरह चौंकी। तो क्या शहराम इस हद तक इससे नफरत करता है? उसके दिल में टीस सी उठी। लेकिन मैंने सुना है कि अंदरूनी सिंध के हालात इस वक्त ठीक नहीं है। कुछ तसल्ली, कुछ नस्ली तनाजात चल रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है कि शहराम ने आपको वहां जाने पर मजबूर किया? वो परेशानी से बोली। फिक्र मत करें, मेरी मॉम मुझे वापस बुलाने के लिए जल्दी कोई ना कोई राह निकाल लेंगी। रेहान सूरी ने उसे तसल्ली दी। ठीक है फिर, जब आप वापस आएंगे तो मैं आपको ट्रीट दूंगी। वो परेशानी के बावजूद भी मुस्कुराई। दिल में उसके लिए दुआ गो हुई। आफरीन वलीद के साथ ओपन रेस्टोरेंट में बैठी लंच कर रही थी। वलीद ने ही उसे फ़ोन करके इंसिस्ट किया था, हालांकि उसका दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था। लेकिन वलीद ने उसकी आबिश से जान बचाई थी। वो उसकी एहसानमंद थी। इस वक्त वलीद की सेल पर कॉल आई थी। कॉल सुनते ही उसके चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया था। साथ ही उसका लहजा ही अक्सर बदल गया। ये मैं अभी आता हूँ। ये कहकर उसने फ़ोन परेशानी से काटा। "आफ़ी, मुझे कुछ ज़रूरी काम है जिसके लिए मेरा जाना अशद अहम है। मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मैं बेक कर देता हूँ, तुम खाना खाकर घर जाना, ठीक है?" उसके साथ ही वो एकदम खड़ा हो गया और तेज़-तेज़ कदमों से निकलता चला गया। पीछे आफ़रीन हक्का-बक्का रह गई थी। वो इसे कुछ अरसे से जानती थी, लेकिन ये पहली बार था कि वो इसे इस कदर परेशान हालत में नज़र आया था। क्या कोई बात हुई है? फ्लाइट वापस आने के बाद उसने टीवी ऑन करके न्यूज़ चैनल चला दिया, जहाँ ताज़ा-ताज़ा खबरें चल रही थीं। गर्वेज़ी कॉरपोरेशन की तैयार करदा अद्वियात में ज़हरीले असरात। इस वक्त वलीद गर्वेज़ी को हिरासत में लिया जा रहा था। इस खबर ने उसे चौंका दिया। वो जल्दी से अपने वकील को हिरासती मरकज़ में ले आई थी। लेकिन कोशिश के बावजूद भी वकील वलीद गर्वेज़ी को ज़मानत पर रिहा करवाने में नाकाम रहा। आफरीन को ये मंज़र काफ़ी जाना-पहचाना सा लगा था। बहुत पीछे। आफरीन के तसव्वुर में अपना आप कैद होता फिरने लगा। उसे याद है जब उसे मेलबोर्न में गिरफ्तार किया गया था और कोई भी उसकी ज़मानत करवाने में कामयाब नहीं रहा था। सवाए शहराम के। मैम, लगता है वलीद साहब ने किसी बाहर शख्स की नाराज़गी मोल ली है, जो पुलिस ने भी ज़मानत के कागज़ात मुस्तरद करवा दिए। ऐसी सूरत में तो मैं बिल्कुल भी इनकी ज़मानत नहीं करवा सकता, वकील ने मायूसी से कहा। अगर वलीद साहब यूं ही एक हफ्ते तक जेल में रहे तो इनकी रेपुटेशन मुकम्मल तबाह हो जाएगी। इनकी कंपनी फिर भी पाबंदी लग जाएगी। वकील की बात सुनकर अफरीन को लगा जैसे अब वो खड़ी न रह पाएगी। इसकी टांगों से जान निकलने लगी थी। वो पल में ही सारी बात समझ गई थी। इस वाक़े के पीछे सिवाय शहराम के और किसी का हाथ नहीं था। हर चीज़ की शहराम ने मनसूबाबंदी की थी। वो समझी थी ऐसी एक कंपनी अब महफूज है। उसने कंपनी को खतरे की हद से निकाल बाहर किया था, लेकिन इसके बाद इसके बाद क्या हुआ? उसकी वजह से रेहाम और वलीद मुसीबत में फंस चुके थे। नहीं, वो अपनी वजह से दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करने का कोई हक नहीं रखती। बिल्कुल नहीं चाहेगी कि इसकी वजह से दूसरा बर्बाद हो जाए। इसे कुछ करना था। इसने शहराम को रोकना था। उसे शिद्दत से इससे नफ़रत महसूस हुई थी। शायद ही उसने कभी किसी से इस कदर नफ़रत की हो। वो शख्स वाक़ई काबिल नफ़रीन था। आज उसे सही मानों में पछतावा होने लगा कि उसने किस शैतान से सिफ़्त शख्स को इश्तियाल दिलाया है। वो अच्छी तरह इस सब के पीछे शहराम का मकसद जानती थी कि वो क्या चाहता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ इसे झुकाना, बस।
वलीद के बाहर निकलने के बाद वो बाद में किस मुँह से इसका सामना करेगी? चलें जी, अभी नॉवल जारी और सारी है, मुझे तो ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, हालाँकि मैंने इसको मैगज़ीन से पढ़ नहीं पाई थी। लेकिन ये है कि इंटरेस्टिंग लग रहा है, हर तरफ कुछ न कुछ चल रहा है। तो इंशाल्लाह फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं। हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा से मुलाकात होती है। अपना ख़्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।